नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जितने मोर्चों पर हिंदुस्तान आज की तारीख में लड़ रहा है, उतने मोर्चों पर पूरी दुनिया में कोई देश नहीं। कभी तूफान से टकराना पड़ता है, कोरोना से लड़ाई तो लगातार जारी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का विश्वासघात रहता है, आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर घाटी में लड़ाई है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से सामना करना है और भारत सबका माकूल जवाब दे रहा है। दुनिया के हौसले सिर्फ एक वायरस से लड़ने में पस्त हैं। ये हिम्मत है हिंदुस्तान की कि वायरस से भी लड़ रहा है, वायरस के आका चीन से भी लड़ रहा है और चीन के चेले पाकिस्तान से भी लड़ रहा है। 3 मोर्चे, तीनों जटिल मोर्चे। लेकिन जय हिंद और जय हिंद की सेना। चीन का घमंड चूर चूर है, पाकिस्तान की हर तू पर भारत का तड़ाक है। रही बात कोरोना की, तो कोरोना से जंग में भारत इंच भर भी थका नहीं। कोरोना हो, चीन हो या हो पाकिस्तान, हर वायरस की डोज तैयार है। 1962 वाली सेना नहीं है अभी, और चीन जानता है। और यही कारण है, आप देखेंगे ये जब 2 देश अपनी फौज की काबिलियत को समझने लग पड़ते हैं, तो एक म्यूचुअल डिटरेंस पैदा होता है। आज वो म्यूचुअल डिटरेंस है। चीन पंगा नहीं लेगा, उसको पता है कि अगर वो पंगा लेगा तो क्या होगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी फॉर अ 2 फ्रंट ओपनिंग। अभी हमारे एयरफोर्स की पिछले साल एक बड़ी भारी एक्सरसाइज होती। वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ 2 फ्रंट वॉर। जो दुश्मनी की नियत से आएगा, वो ये जान ले कि बातों का जवाब बातों से मिलेगा। जंग की धमकियों का जवाब जंग की तैयारियों से मिलेगा। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें। न इंच भर पीछे हटेंगे, न इंच भर आगे आने देंगे। एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। न 1962 होने देंगे, न पुलवामा पार्ट 2 दोहराने देंगे। दुश्मनी के जितने मोर्चे होंगे, शौर्य के उतने ही मोर्चे हम भी खोलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह मैंने अपने जवानों से बात की है, ऑफिसर्स से बात की है, कमांडर्स से बात की है, और मुझे बहुत खुशी है कि सभी जगह हमारे जवान और ऑफिसर्स, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार हैं। कोरोना चीन से निकला, ये बात दुनिया कह रही है तो ड्रैगन बिलबिला रहा है। बिलबिलाहट में अपनी पूंछ हिंदुस्तान की सरहदों पर पटक रहा है। ड्रैगन का पालतू पाकिस्तान उसके पीछे छुपकर हिंदुस्तान पर वार करने के ख्वाब बुन रहा है। लेकिन लद्दाख से लेकर पुलवामा तक और पुलवामा से लेकर पाकिस्तान तक हिंदुस्तान की नजर हर दुश्मन की हर हरकत पर है। दुश्मन की हर चाल पर वो मात दे रहा है और ललकार रहा है एक साथ हर दुश्मन को कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम। हमने अपने जमीन पे सड़कें बनाना शुरू किया है, वो उसको रोका नहीं जा सकता। हम ना रोकेंगे ना तुम रोक पाओगे। मेरे ख्याल आंखें दिखाई जा रही हैं दोनों तरफ से, और अगर भारत दृढ़ निश्चय करके वहां पर बैठे रहे और जौन सी यथास्थिति पहले थी उसी पर वापस जाने पर इंसिस्ट करे, मेरे ख्याल वही एकमात्र सोल्यूशन है इसका। कि भारत जो है वहां पे अभी डट के बैठी हुई है और आंख में आंख मिलाई हुई है। मतलब हम लोगों ने ये तो ग्राउंड पे तय कर लिया है और बताया है, सिग्नल दिया है चीन को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और आपको स्टेटस को एंटे करवाएंगे। मतलब जहां पे आप पहले थे ये सब करने के पहले, वहीं आपको जाना पड़ेगा। गोलीबारी करनी हो गोलीबारी करें, लेकिन आपने देखा है कि इसके पहले भी उसका जवाब किस तरीके से दिया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो तो एयर स्ट्राइक हो।
यह भी करने के लिए बाध्य तो पाकिस्तान ने ही भारत को किया था, नहीं तो यह नौबत ही ना आती। भारत से पिटे पाकिस्तान के आंसू दिखाएंगे, कोरोना के पस्त हौसले दिखाएंगे। अभी चीन की हैसियत को हिम्मत के पैमाने पर नाप लेते हैं। भारत ने चीन के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि भारत की सेना पीछे हट रही थी। वो तो चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। चीन को 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। भारत ने बोफोर्स तक को डिप्लॉय कर दिया LAC पर। बातचीत के जितने दौर और होने हैं हो जाएं, मीटिंग्स, बयानबाजी जितनी भी होनी है हो जाएं। हिंदुस्तान के शूरवीर आंख में आंख डालकर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी धमकी से चीन भारत को झुका लेगा ये ख्याल जहन से निकाल दे तो इसके लिए अच्छा है, वरना भारत का इतिहास तो साहसी राष्ट्रों का भूगोल बदलने के लिए भी जाना जाता है। 1967 में एक युवा सैनिक के तौर पर सामने चीन, 62 का एक्सपीरियंस। चीन तो आज तक कहता है कि 1962 याद कर लो। 5 साल में क्या था ऐसा हौसला भारतीय सैनिकों का जो चीन को उस समय पीछे धकेल कर आया था? देखिए, जो लड़ाई जो होती है ना, वो 2 सेनाओं के बीच में तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो है इट इज अ क्लैश ऑफ विल्स। वो जो भी फर्म रहेगा, अपनी जगह में डट के रहेगा, जीत उसी की होगी। तो चाइनीज ने ये सोचा कि जैसे 62 में हुआ था, ये पीछे हट गए थे नाथुला में, वैसे ही होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हमारी फौज वहीं डटी रही, मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइनीज की बहुत कैजुअल्टी की। हिंदुस्तान का संकल्प है कि वो पहली गोली नहीं चलाएगा, लेकिन चीन ने अगर हमले का दुस्साहस किया तो कैसे उसे धुआं धुआं करना है, इसके लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। और अगर चीन पूरी आंखें खोलकर देखता तो देख पाता कि भारत हमेशा से तैयार था। हाँ, बीते कुछ सालों में ये तैयारी और मजबूत हुई। हिंदुस्तानी जाबाजों के कितने बाजू और कितने सर हैं, ये चीन गिन के देख ले, एक भी उसके सैनिकों से कम नहीं निकलेगा। आसमान में गुर्राते अपने विमानों के मुकाबले हिंदुस्तानी लड़ाकू विमानों की दहाड़ भी चीन सुन ले, उससे रत्ती भर भी कम नहीं बैठेगी। बोफोर्स की लंबी कतारें देखी गई होंगी, बंदूकों और गोलियों का कोई हिसाब नहीं होगा। मुकाबला थोपा गया तो करारा जवाब मिलेगा। आजकल हमारे तैयारी है तो बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी ये है कि हमारे कोऑर्डिनेशन, आज की जो कोऑर्डिनेशन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बहुत ताकत है, ये बहुत स्ट्रांग है। बहुत कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हमारे कम्युनिकेशन सारे अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। चीन ने बड़ी तेजी से जंग का साजो सामान सरहद पर जुटाया। हिंदुस्तान ने उससे भी ज्यादा तेजी से अपनी शक्ति इकट्ठी कर ली। एक पॉइंट पर आकर चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा है, भारत सिर्फ 1 किलोमीटर। दिमाग, दबाव और दमदारी की लड़ाई में भारत के आक्रामक रुख से चीन चौंक चुका है। बार बार द्विपक्षीय वार्ता की दुहाई दे रहा है। बातचीत के बेनतीजा 8 राउंड हो भी चुके हैं। चुशूल में बात एक और कदम आगे बढ़ी, लेकिन जब तक चीन अपने बिल में वापस लौटेगा नहीं, एक भी हिंदुस्तानी जवान पीछे पलटकर देखेगा नहीं। जो समझने की बात ये है कि जो हमारी सेना है वो डट के खड़ी हुई है। हमारा भारत का एक प्रिंसिपल स्टैंस है, नो ब्लिंकिंग, नो ब्रिंकमैनशिप। ना हम वहां से हटेंगे, हम वहां डटे रहेंगे, और ना हम बात को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो जितना भी चाइना ने किया है हमने उतना बराबर में किया है और वहां डट के किया है, और उसको संकेत दिया है कि हम यही करेंगे, यही रहेंगे। चाहे आज आप रिजॉल्व करें इसको, चाहे कल रिजॉल्व करें, या महीने बाद करें, या 1 साल बाद करें। चीन को बहुत गुरूर है सरहदों पर बिछाए अपने सड़कों के जाल पर। हिंदुस्तान ने अपनी हदों में सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया तो वो बौखला गया। वो जितना ज्यादा बौखला रहा है, भारत का सैन्य नेतृत्व और दृढ़ होता जा रहा है। दक्षिण कश्मीर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बराबर में इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाने का काम जोरों पर है।
3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी इमरजेंसी ऑपरेशंस में बहुत काम आएगी। सामरिक मजबूती के तौर पर हिंदुस्तान का यह बेहद अहम फैसला है, जो संकेत है इस बात का कि मुस्तैद है भारत दुश्मन की हर चुनौती का जवाब देने के लिए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसका भी इलाज किया जा रहा है। जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक है, उसकी जड़ों को खोदा जा रहा है। पाकिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान का आतंकी काफिला मिट चुका है। जो बिलों में छुपे रह गए, उन्हें बंदूक की नलियों से खोद खोद कर हिंदुस्तानी जाबाज सिपाही बाहर निकाल रहे हैं और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जैश का लश्कर हो या लश्कर के कमांडर, सब के सब चूहों की मौत मर रहे हैं। नायकू नाक रगड़ रगड़ कर मरा। सैयद सलाउद्दीन का भतीजा अब्दुल जिल्लत की मौत मारा गया। पाकिस्तान को जिन पर नाज था, वो आतंकी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। 6 महीने में 75 आतंकी मिट्टी में मिल गए। इनमें ज्यादातर कमांडर की पोजीशन के थे। अब तो हालत यह है कि हर रोज की सुबह किसी न किसी आतंकी की मौत की खबर लेकर आती है। रोज पाकिस्तान के कंधों पर अपने पाले हुए आतंकियों के जनाजों का बोझ बढ़ रहा है। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तो मानता हूं कि इस साल का रियाज नाकू के बाद दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसको हम लोग ज्वाइंटली मिलकर न्यूट्रलाइज कर पाए। और आगे हम लोग ज्वाइंटली इसी ढंग से बहुत कोऑर्डिनेट वे में सिनर्जी के साथ काम करते रहेंगे। न पुलवामा दोहराने दिया जा रहा है, न आतंक के पोस्टर्स लहराने दिए जा रहे हैं। ऊपर से रियाज नायकू जैसे पुराने और अब्दुल रहमान जैसे आईईडी ब्लास्ट एक्सपर्ट्स चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान सर धुन रहा है, क्योंकि उसका आका चीन भी कुछ कर नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने पीओके पर चढ़ाई की कोशिशें तेज कर दी हैं। भारत का मौसम विभाग वहां के मौसम का हाल सुना रहा है। जहाँ तक ये मौसम विभाग की बात है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है, और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले क्यों नहीं बताते थे। ये तो जरिए उनके पास पहले भी थे, तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई खास ऐसा नया नहीं लगता। हाँ, एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। जिस सिस्टमैटिक ढंग से भारतीय सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, उसे देखकर पाकिस्तान कंफ्यूज है कि कैसे दोबारा जम्मू कश्मीर में ढह चुकी आतंकी इमारत को खड़ा करे। सुरक्षा बलों की रणनीति में पहले कदम पर यह तो स्पष्ट है कि चुन चुन कर मारेंगे हर आतंकी को। इसके अलावा आतंकियों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। स्थानीय स्तर पर कोई सूचना लीक न होने पाए, इसका बंदोबस्त। आतंकियों के सार्वजनिक जनाजों की अनुमति नहीं होगी, जिससे उस सोच वाले लोग एक जगह इकट्ठे न होने पाए। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। इसके तहत आतंकी नेटवर्क तैयार करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लगी है। आतंकवादियों के समर्थकों को भी बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने आतंकियों को जितना ट्रेंड करके भेजा था, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करके सुरक्षा बल खेल में उनसे 10 कदम आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान का रोना यही है कि ना तो वो कश्मीर मुद्दे पर बड़े मुस्लिम देशों को एक मंच पर ला पाया। जिस सऊदी अरब, कतर, मलेशिया पर उसे भरोसा था, उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। दूसरी तरफ आतंक की फसल खत्म होने को आई, उसे वो जमीन नहीं मिल पा रही जहां वो नए आतंकियों के बीज बो सके। जिस चीन के बल पर वो ऐंठता है, उसकी हालत खुद पतली है। वो किस्सा अलग रहा। पाकिस्तान हाई कमीशन में उसके वीजा अफसर बनकर आईएसआई के लोग काम कर रहे थे। मकसद क्या था कि भारत से खुफिया जानकारियों को चुराया जाए, पर वो अपने काले मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। भारत की नजर हर एक जगह पर चौकन्नी है।
आतंक के मामले में जितना ऊपर उठ सकता है पाकिस्तान उतना उठने की कोशिश करता है, लेकिन मक्कारी के मामले में जितना नीचे गिर सकता है उससे भी नीचे गिरने की उसकी कोशिशें जारी रहती हैं। एक देश के तौर पर ये तस्वीरें पाकिस्तान पर सवालिया निशान लगाती हैं। राजनयिक संबंधों वाली दुनिया की किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि कोई देश अपने देश में रहने वाले किसी और देश के राजनयिक की जासूसी करे, लेकिन पाकिस्तान का ये जासूस इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी गौरव आहलूवालिया की जासूसी कर रहा है। भारत को मिली रिपोर्ट के अनुसार भारत के उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट ने पीछा किया। उनके साथ बदसलूकी का प्रयास किया गया। पहले ISI के एजेंट उनके घर के बाहर रुके रहे, कार और बाइक्स पर बैठकर लगातार निगरानी करते रहे, फिर उनकी कार का पीछा किया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज फेज गौरव आहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की बहुत घटिया हरकत है, क्योंकि वो जब भी कोई आदमी उसका यहाँ जासूसी में पकड़ा जाता है तो इस तरह से हमारे डिप्लोमेट को हरास करता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये उनकी एक पॉलिसी है कि अगर यहाँ पे हम उनके आदमियों पे एक्शन लेंगे जो कि वाजिब है, जासूसी के आरोप में होते हैं वो, तो वो वहाँ हमारे आदमियों को हरास करते हैं। वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस के नियमों के अनुसार राजनयिकों को पूरी सुरक्षा की गारंटी संबंधित देश को देनी होती है। यहाँ तक कि पुलिस भी बिना इजाजत घुस नहीं सकती। लेकिन पाकिस्तान एक सभ्य देश हो तो उससे कोई उम्मीद रखी भी जाए, वो एक असभ्य कबीलों जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि सोच के लिहाज से वो आतंकवादी से ज्यादा कभी कुछ हो ही नहीं पाया। दरअसल पाकिस्तान को छटपटाहट इस बात की है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 वीजा अधिकारियों ताहिर और आबिद को उनके ड्राइवर के साथ रंगे हाथों भारत के खिलाफ जासूसी करते पकड़ा और तुरंत देश छोड़कर जाने को कहा। ये तीनों पाकिस्तान उच्चायोग में काम करते हुए भारत के खिलाफ अहम जानकारी जुटा रहे थे। जब इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए। एक्चुअली मेरा फ्रेंड था राय, तो मैंने कहा वो भी वेस्ट बंगाल का ही था, तो ऐसे जब बात हुई ना मेरी यादव से, तो इसने बोला कि हमारे पास भी वेस्ट बंगाल का राय है। तो मैंने कहा शायद ये वही मेरा फ्रेंड ना हो। चले कोई दिक्कत नहीं है जी, ये नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा। कोई भी यहाँ हो तो मैं यहाँ पर होता हूँ MCPBO मेलाल में, कोई दिक्कत हो तो कभी संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर नहीं रखा राय भाई? नहीं सर, यहाँ व्हाट्सएप तो नहीं चलाने देते हैं ना सर, तो ये नंबर है सर? नहीं, हमें तो अलाउ है। हाँ जी, हमें तो अलाउ है, बंद तो नहीं किसी ने किया। चले कोई दिक्कत नहीं है, और छुपा के रखना पड़ता है ना, फिर ऐसे हो जाता। पाकिस्तान की झल्लाहट को समझा जा सकता है क्योंकि भारत में बदनीयती से उसके सारे एक्सेस पॉइंट्स बंद होते जा रहे हैं, लिहाजा उसकी हालत खंबा नोचने वाली खिसियानी बिल्ली की हो गई है। ये एक बहुत ही सस्ती हरकत है, चीप हरकत है, और इसका कारण भी साफ है कि पाकिस्तान खुद अपनी तरफ से तो इन्होंने अपने दूतावास में स्पाइस भेजे हुए हैं, ISI के आदमी भेजे हुए हैं जो कि जासूसी कर रहे हैं और जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। अब रंगे हाथ जब वो पकड़े गए तब उनको ये महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ पलट कार्रवाई करते हैं, और वो इस किस्म की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार की बदला लिया जा रहा है कि अभी जो 2 ISI के ऑफिशियल थे जो कि एस्पोनेज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे भारत के अंदर, उनको वापस भेजा गया था। तो इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ISI है वो कहीं बदला लेने की कोशिश कर रही है। बड़े दुख की बात है, ये कार्रवाई कर रही है, ये हम पूरे हिसाब से इस केस को ले जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान का पारा भी इन्हीं दिनों में ये कहकर बढ़ा दिया है कि अफगानिस्तान में 6,500 आतंकवादी पाकिस्तानी हैं जो उस क्षेत्र के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने इसे नकारने की कोशिश की तो भारत ने इससे आगे बढ़कर दुनिया को याद दिला दिया वो दिन जब खुद इमरान खान ने सारी दुनिया के सामने कबूल किया था कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्नत है।
until we came into power, the governments did not have the political will, because when you talk about the militant groups, there's still about 30 to 40,000 armed people who have been trained and in some sort of a theater, who fought either in Afghanistan, maybe in Kashmir. पाकिस्तान कोरोना से लड़ते लड़ते पस्त है। आतंकवादी मुंह छुपाए घूम रहे हैं या हिंदुस्तान की सरहदों के दोनों तरफ मारे जा रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है। सेना सियासत कर रही है, सियासत सेना के पैर दबा रही है। जहां जाते हैं वहां से दुत्कारे जाते हैं। जो थोड़ा बहुत दम चीन के बल पर दिखाता था, वो चीन भी हिंदुस्तान के सामने हैरत में खड़ा है। तक मोर्चों पर अपने दुश्मनों से उलझा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी देश को जरूरत पड़े तो भारत आगे नहीं आ रहा। भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है कोरोना से लड़ने में, और पूरी दुनिया ये देख रही है। इसीलिए भारत का रुतबा भी बढ़ रहा है। G7 देशों में अमेरिका चाहता है कि भारत भी शामिल हो। दरअसल अमेरिका जो विस्तार चाहता है, उसमें उसके अलावा उस समूह में शामिल बाकी देश भी रजामंद हैं कि भारत को उसका हिस्सा बनना चाहिए। चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मजबूत व्यूह रचना। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय युद्धपोतों के लिए खोले अपने बंदरगाह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। G7 में शामिल होने के लिए ट्रंप ने किया पीएम मोदी को फोन। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान से होगी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स संधि। अमेरिका ने चीनी हवाई जहाज के लिए बंद किए अपने एयरपोर्ट। हर मोर्चे पर हारा पाकिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान में तोड़ रहा बौद्ध प्रतिमाएं। वेंडलाइज्म करके तोड़फोड़ करी गई है जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं गिलगित बाल्टिस्तान में। ये 800 AD की हैं और पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनसे कोई भी डैमेज करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा पहले अफगानिस्तान में किया गया था। तो ये धरोहर हैं जो इतिहास की हैं, इनको तोड़ने की, जो वेंडलाइज्म करने की, नुकसान पहुँचाने की कोशिश है कुछ तत्वों द्वारा जो ज़्यादातर पाकिस्तान की शय पे काम करते हैं। एक वायरस ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत तमाम देश लामबंद हो रहे हैं। दुनिया में ऐसे परिदृश्य बन रहे हैं जिसमें ड्रैगन की गर्दन बुरी तरह से फंसती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का विस्तार करके उसमें भारत को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है, पीएम मोदी ने ट्रंप से टेलीफोन पर हुई बातचीत में उनकी दूरदृष्टि और सृजनात्मक रवैये की तारीफ की और कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया के लिए ऐसे फोरम का विस्तार जरूरी है। G7 में भारत की एंट्री पर चीन बौखला गया है। चीन की सरकारी प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत आग से खेल रहा है। अखबार के अनुसार G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक समीकरणों को लेकर है। साफ तौर पर यह चीन को रोकने की कोशिश है। अमेरिका सिर्फ इसलिए भारत के साथ नहीं है कि वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का भी अहम हिस्सा है। अमेरिका हिंद प्रशांत में चीन को रोकने के लिए भारत को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत की और जो बायलैटरल इश्यूज हैं, जो एक दूसरे देश के इश्यूज हैं, उन पर उन्होंने वार्तालाप किया और ये दिखाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी जी की परिपक्वता, नेतृत्व की क्षमता और उनकी सोच और उनकी जो विजन है उसको कितना सम्मान देते हैं। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है।
जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। अब ट्रंप G7 का विस्तार करके इसे G11 या G12 बनाना चाहते हैं। भारत का जो स्टैंडिंग है और जो पूरे ग्लोबल अफेयर के अंदर में दबदबा है, उसको रिस्पेक्ट दी है। आई थिंक ये पूरा विश्व समझ गया है कि भारत की स्टैंडिंग क्या है, आवाज़ क्या है और हमारा लीडरशिप का स्टैंडर्ड क्या है। ये जो स्थिति चेंज हुई है इसके कारण है। हाँ, एक्चुअली विश्व के जितने भी संस्था हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या जो भी फोरम है, उसमें भारत के विचार, भारत की सोच और भारत की स्टैंडिंग महत्वपूर्ण हो गई है। ये इंडिकेशन है कि भारत की जो इज्जत है पूरे विश्व में, वो कहाँ पर किस लेवल तक बढ़ गई है। हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन को घेरने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी मास्टर प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पहली बार वर्चुअल शिखर बैठक की। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए, ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। इस बैठक में बेहद अहम सैन्य समझौते का ऐलान हुआ। इस सैन्य समझौते के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये जहाज जरूरत पड़ने पर ईंधन भी ले सकेंगे। आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। भारत ने पहले ही अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ ये समझौता कर रखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का झुकाव भारत की ओर बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जापान के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक संधि करने के लिए तैयार है। वहीं रूस और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी इसी तरह के समझौते पर बातचीत चल रही है। कोरोना काल में भारत और अमेरिका के संबंध जैसे जैसे मजबूत हो रहे हैं, अमेरिका की सख्ती चीन पर बढ़ती जा रही है। चीन को तगड़ा झटका देते हुए अमेरिका ने 16 जून से चीन के यात्री विमानों को अमेरिका में घुसने से रोक दिया है। इसके पहले अमेरिका के यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस के विमानों को चीन में सेवा शुरू करने से जिनपिंग सरकार ने मना कर दिया था। इसके रिएक्शन के रूप में अमेरिका ने ये कदम उठाया है। एक तरफ भारत का रुतबा बढ़ रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, तो पाकिस्तान अभी भी आतंक ही एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ ताजा ऐसे सबूत मिले हैं जिसके जरिए ये मुहर लग रही है कि पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान में भी कोहराम मचा रहे हैं। पाकिस्तान न सिर्फ आतंक का अड्डा है, बल्कि आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह भी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की मॉनिटरिंग टीम ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के तालिबानी कनेक्शन का चौंका देने वाला खुलासा किया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अफगान सरकार के खिलाफ तालिबान के जिहाद को हजारों पाकिस्तानियों सहित
पाक लड़ाकों का भी समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट में आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के 3 प्रमुख आतंकी ग्रुप तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की छत्रछाया में काम करते हैं। पाकिस्तान भारत में इन्हीं आतंकियों के दम पर आतंक फैलाता है। महामारी के दौर में चीन भारत के खिलाफ जितनी भी साजिशें रच रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान शामिल है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह के नजदीक चीन चोरी छुपे हाई सिक्योरिटी कंपाउंड बना रहा है। चीन इसका इस्तेमाल नौसैनिक अड्डे के रूप में करेगा। ग्वादर बंदरगाह में नौसैनिक अड्डा बनाकर चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से इस बात की पुष्टि होती है कि पिछले कुछ सालों में यहां पर नए परिसर बनाए गए हैं। पाकिस्तान के पश्चिमी छोर पर स्थित ग्वादर चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। कोरोना काल में चीन और पाकिस्तान की हर साजिश का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इससे पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि अपने आका चीन को खुश करने के लिए वो अब भारत के खिलाफ ऊल जुलूल काम करने लगा है। तस्वीरें गिलगित बाल्टिस्तान की हैं। ये भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत से खुन्नस निकालने के लिए वो यहाँ के पत्थरों पर उकेरी हुई बुद्ध की तस्वीरों को कुरूप कर रहा है। पाकिस्तान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में और पीओके में जो बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स है उनको बर्बाद ना करे। ये बर्बादी बिल्कुल उसी प्रकार हो रही है जैसे कि बामिया बुद्धा के खिलाफ तालिबान ने किया था अफगानिस्तान में। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर जुल्म ढाए जा रहे हैं वहाँ के लोगों के ऊपर, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और रिलीजियसली। हिंदुस्तान ने कहा है कि ये तमाम चीज़ें बंद करे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और खुले तौर पे पाकिस्तान को कहा है, अभी समय आ गया है कि जो उन्होंने इलीगली पीओके को ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको वकेट करें। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में मौजूद भारतीय इलाके में बौद्ध प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। सिख के गुरुद्वारा तोड़े जाते हैं, हिंदुओं के मंदिर जो हैं पाकिस्तान में उनको तोड़े जाते हैं। अब बुद्धिस्ट का जो हेरिटेज है वो उनको बर्बाद किया गया है। तो ये जो पाकिस्तान के सोच है कि खाली इस्लाम और नहीं तो और कोई नहीं, ये सोच बहुत ही दुखदायी है और बहुत ही निंदनीय है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है। अलग अलग मोर्चों की लड़ाई के बीच जो सबसे कठिन लड़ाई इस साल की शुरुआत से भारत की चल रही है वो है कोरोना के खिलाफ। भारत ने अपनी तैयारियां भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और समस्या ये भी बढ़ रही है कि मौसम अब बदल रहा है और तमाम तरह के और वायरस चुनौती बनकर हमारे सामने खड़े हैं। देश के दुश्मनों से सरहद पर मोर्चा और देश के भीतर कोरोना से जंग। ये लड़ाई अब भारत में निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। भारत के अनलॉक होने के बाद तेजी से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना महामारी के बीच भारत में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है वो स्थिति को और खतरनाक बना रहा है, क्योंकि मानसून के साथ ही डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और दूसरे वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से पांव पसारने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना को लेकर लड़ाई की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो बारिश से होता है, नमी से होता है, पानी से होता है, ओवरफ्लोइंग से होता है और जो गंदगी पानी में मिलती है और जो सीवर का पानी स्ट्रीट्स में वापस जाता है, ओवरफ्लो होता है, उससे दो बहुत खतरनाक बीमारियां पहले पैदा होती हैं। एक तो टाइफॉइड फीवर और पैराटाइफॉइड फीवर, दूसरा हेपेटाइटिस ग्रुप ऑफ इलनेसेस। सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, डॉक्टरों को तो ये भी चिंता सता रही है कि इस समय किसी नए वायरस का हमला ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। कि हम इस वक्त एक आफत के, एक बहुत बड़े महामारी के, एक बहुत बड़े बम के ऊपर बैठे हैं
इट कैन एक्सप्लोड। और सोने पे सुहागा, अभी चंद दिन पहले ये नमूदार हो गई, प्रकट हो गई शी जिंगली जो गायब थी, उन्होंने और डरा दिया कि अभी एक और है पाइपलाइन में, कुछ और वायरस आने वाले हैं। अभी तो ये जैसे आप कहते हैं ना अपने प्रोग्राम में फिल्म अभी बाकी है, तो उन्होंने भी इस तरह का मैसेज दिया है, बड़ा भयावह मैसेज दिया है। वो क्या कहना चाह रही थी उसमें मैं समझ नहीं पाया। चेतावनी है या धमकी है? मुझे तो धमकी ज्यादा लगी है, चेतावनी तो हम सबको पता है कुछ भी हो सकता है। सरहदी मोर्चों की लड़ाई हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, कोरोना की लड़ाई में हम सबको सिपाही बनना है, देश की जंग लड़नी है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।